हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवं टारगेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए फ्री में पढ़ाई शुरू कर दिया गया है। और अगर आप फ्री में मैट्रिक की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कर सकते हैं। आज हम लोग जो पाठ करने जा रहे हैं वो लेसन 1 का पार्ट ए है। ठीक है, 5 हिस्सा इसका आएगा, जिसमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पे, उपलब्धता के आधार पे। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हैं। उसके बाद पहला, ठीक है, कौन सा पहला प्राकृतिक संसाधन? मिट्टी। ठीक है, मिट्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी मृदा। ओके, तो तैयार हो जाइए। नोट्स जो लोग बना रहे हैं, पता ही होगा कि नोट्स बनवा भी रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी करते जाइए। और जहां बोलेंगे हेडिंग देने के लिए वहां हेडिंग देना है। जो अंडरलाइन करने के लिए बोलेंगे अपने किताब में, सेम यही पेज नंबर 14 है आपका, यहाँ पे पेज नंबर 14 हम लिख दे रहे हैं। और प्राकृतिक संसाधन में बता ही दिए आज कौन सा है, मृदा, तो उसको निकाल के अंडरलाइन करते चलिए। ओके, अब प्रयास कीजिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह पढ़ने का जिस तरह से आपका परीक्षा में प्रश्न आता है। ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ने लगिएगा तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको एक स्मार्ट तैयारी करना है। और टारगेट हमारा जानते ही है 400-450 प्लस आएगा, एकदम आएगा। बहुत लोग बोलेंगे नहीं आएगा, एकदम आएगा। चलिए आइए, आज के पहले भूमि संसाधन। आपको पता है कि संसाधन की परिभाषा पार्ट 1 में ही मैंने बताया था कि संसाधन किसे कहते हैं, तो हर वो चीज जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। अब वो प्राकृतिक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, जैविक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी में से आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, तो भूमि संसाधन। ओके, यानी भूमि से संबंधित जो भी चीज आपको देखने को मिलेंगे इसमें वही पढ़ना है। आइए, पूर्व अध्याय के अध्ययन से आप संसाधन की संकल्पना से अवगत हो चुके हैं कि संसाधन क्या है, इसका संरक्षण करना क्यों जरूरी है, सतत विकास की अवधारणा क्या है, हर एक चीज हम बताए हैं। यदि यह भी स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी देश में समृद्धि उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर है। ठीक है, सही बात है भाई, कि अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो ही वह आपके लिए उचित होगा। और आपके लिए ही नहीं, आपके आने वाले समय में आगे में भी वो समृद्धि बरकरार रखेगा। अब उसका बिना मतलब का इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर घाटा आप ही को होगा। संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले साधन एवं संतुष्ट करने वाले सेवाओं में यकीन करता है। इसमें तकनीकी ज्ञान एवं संस्थाओं का भी अपरिहार्य है, सहयोग अपरिहार्य है। ठीक है, मतलब जो संसाधन है उसमें किसका किसका भी योगदान है, तो यहाँ पे लाल कलर से हम बता दे रहे हैं, तकनीक और संस्था। जैसे कहने का मतलब इसका है कि अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतना विकास नहीं करता, तो मान लीजिए जैसे कोयला है, तो कोयला कहाँ है भाई, जमीन के नीचे धंसा हुआ है। तो उसको निकालने के लिए अगर हमारे पास मशीन या व्यवस्था या इंतजाम ना हो तो क्या हम उसका उपयोग कर पाएंगे? तो नहीं। तो ऐसा कोयला है, पेट्रोल है, बहुत ऐसा खनिज है, उर्वरक है जो प्राकृतिक में विद्यमान है। तो उसको निकालने के लिए, उसको हम तक प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तकनीक और संस्था। जैसे भारत में बहुत ऐसे संस्था है, जैसे ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, अलग अलग जगह पे जाके ज़मीन की खुदाई करता है। उससे ये पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा खनिज, उर्वरक, सोना चांदी क्या है, और उसका परमिशन मिलने पे ये खुदाई करता है। हर एक चीज़ को आपको ध्यान से बस सुन लेना है, कहाँ अंडरलाइन करना है कहाँ नहीं करना है वो हम बताएंगे। ओके, अब आइए नीचे वाले लाइन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि कृषि वानिकी, इसको अंडरलाइन करना है आपको। कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य खनन, वन्य जीव, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रिया भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। इसको अंडरलाइन आपको किताब में कर लेना है, कहाँ से? कृषि से लेके है तक। तो कहने का इसका मतलब पहले हम समझा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, फ्री में पढ़ाई हो रहा है क्लास 9 से क्लास 12 तक, तो शेयर करने का। किसको शेयर करना है? दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपके पहचान में क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में होगा। और MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे ये भूमि वाला जो मृदा वाला है कंप्लीट होगा आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो देखिए कृषि है, कहाँ होता है? जमीन पे। वानिकी,
जमीन पे। पशु चारण, पशु को कहाँ हम लोग पोसते हैं, जमीन पे ही ना। तो ये जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं वो किससे संबंधित है, तो आर्थिक क्रिया, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो उद्देश्य है वो धन कमाने से है, पैसा कमाने से, और धन आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ठीक, अब आगे वाले लाइन में लिखा है, इतने व्यापक रूप से उपयोगी होने के बावजूद भी यह एक सीमित संसाधन है, अतः अस्तु लिखा है, ये अस्तु नहीं अतः होना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वाधीनता पूर्वक एवं नियोजित रूप से उपयोग किया जाए। मतलब इस लाइन का कहने का मतलब है कि हर चीज प्राकृतिक ने हमें प्रदान किया है। और गांधी जी भी कहे थे, पार्ट 2 वाले में मैंने पढ़ाया था और अंडरलाइन भी करवाया था, उसका ऑब्जेक्टिव भी करवाया हो, कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो सेम यही चीज़ है कि इस्तेमाल जितना जरूरी हो उतना कीजिए, अब बर्बादी कीजिएगा तो आपके साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान ये होगा। आइए, उसके बाद जो अंडरलाइन करना है वो ये है कि भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। यहाँ कुल उपलब्ध भूमि के लगभग 43% भाग पर मैदान, ठीक है, जो कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए उपयोगी है। 30% भाग पर पर्वत, जो नेक्स्ट पेज पे 12मासी नदी के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति मुहैया कराते हैं। यह पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। और देश का 27% भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है। अब पठार में क्या क्या होता है, तो खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन संपदा के कोष, कोष मतलब भंडार, सिंचित होते हैं, मतलब इसमें मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम पे देखिए, सबसे बेस्ट तरीका, यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, ये लाइक सब्सक्राइब शेयर, हमको पता है कि जिन लड़कों को अच्छा लगता है वो खुद कर देते हैं। देखिए सबका हिस्सा बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको छोटा कर दे रहे हैं। देखिए 43% क्या बोले थे, भूमि, तो 43% भूमि यानी मैदानी मैदान, ओके। 30% भाग पर पर्वत, तो 30% भाग पर पर्वत है। अब बाकी पे पठार। तो याद रखिएगा, मैदान कितना 43, पर्वत कितना 30 और पठार कितना 27। ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बोल रहे हैं पढ़ाई करते जाइए, और मन लगभग हम हर वीडियो में बताते हैं कि जो तरीका बता रहे हैं विश्वास करके उसका इस्तेमाल कीजिए। आइए अगला जो टॉपिक है, हेडिंग दीजिएगा, मृदा का निर्माण, कि मृदा का यानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा क्या है भाई, तो आपको पता है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर जो चीज़ हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में माटी या माटी से मिलकर बना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर रोड है, तो अरे यार तो रोड जो है वो किस चीज़ पे बना है, मिट्टी पे ही तो बना है, ओके। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत मृदा कहलाती है। अंडरलाइन कीजिए बाबू लोग, जितना भी लोग मन से पढ़ाई कर रहे हैं एकदम मन से लगे रहिए शुरू से अंत तक। बाकी लड़के क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे आपको ध्यान नहीं देना है। तो मृदा किसे कहते हैं, तो असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है, ओके। अब यहाँ पे चेंज अब नहीं करना है। मृदा में निहित, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, मृदा में निहित उर्वरता। अब ये आप बोलेंगे कि सर ये क्यों नहीं लाइन बताएं, देखिए ये आप जानते हैं, हम पढ़ के भी दिखा देंगे। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, जो न केवल पौधे के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदाय का पोषण भी करती है। आपको पता है कि पृथ्वी पर ही सारी क्रियाकलाप हो रहे हैं, हर तरह का जानवर हो, जीव हो, जंतु हो, पेड़ पौधे हो, तो उसको आप बना के भी लिख सकते हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वहाँ हम आपको अंडरलाइन करवाएंगे। आपकी परीक्षा में लिखना कहाँ से है, ठीक। क्रियाकलाप को प्रभावित करता है जो देश की नियति का भी निर्धारण करता है। इससे नष्ट होने के साथ संपत्ति और संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाती है। अतः मृदा एक संजीवनी तंत्र है। ऑब्जेक्टिव यहीं पर रेडी हो गया क्या, कि वह कौन ऐसा संसाधन है जिसे संजीवनी तंत्र की संज्ञा दी गई है, तो कौन है, मृदा। ऑब्जेक्टिव यहीं पर रेडी, जब करवाएंगे उस वक्त आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में लाइव क्लास ज्वाइन किया कीजिए, सबका कमेंट हम देखते रहते हैं। आइए, मृदा निर्माण
एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। सही बात है भाई, मिट्टी एक दिन में तो बन नहीं जाएगा, कोयला एक दिन में तो बन नहीं जाएगा। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। बाप रे बाप। चट्टान के टूटने फूटने, भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा निर्माण होता है। यहाँ से ये चीज़ अंडरलाइन कीजिएगा अच्छे से। मृदा निर्माण की प्रक्रिया अगर पूछ दे तो आपको यहाँ से लेके, लाल कलर से कर दे रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड पैराग्राफ में, उससे पहले आपको मृदा की परिभाषा लिखनी है जो ऊपर वाले लाइन में बताए हैं। ओके, और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके मृदा निर्माण की प्रक्रिया, यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अब आइए नीचे समझते हैं। देखो जितना हो सकता है हम अपने तरफ से कर रहे हैं। अब तुम लोग मेरा मदद किस चीज़ से करोगे, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, पढ़ना है तो भाई करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि पता चल जाए कि कब वीडियो अपलोड हुआ। शेयर, देखो हम अक्सर बोलते हैं कि जो गरीब असहाय लड़का है उसको शेयर कर दो। जो अमीर है पढ़ सकता है हर जगह जाके, या जिसे आवश्यकता नहीं है उसे नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो असहाय है, जो पढ़ना चाहता है, उसको जरूर शेयर करो। आइए मृदा निर्माण के कारक हेडिंग दीजिएगा। पहला में उच्चावच या धाराकृति। उच्चावच का मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह, तो जहाँ जैसा जगह वहाँ वैसी मृदा। दूसरा मूल शैल या चट्टान। अब चट्टानी इलाका है तो वहाँ का मिट्टी कैसा होगा, उसी के जैसा होगा, कठोर होगा। जलवायु, अब देखिए गर्म प्रदेश में जो मिट्टी है उसमें पानी का अभाव होगा, जैसे राजस्थान में, ठीक। लेकिन जो गंगा नदी के किनारे वाले जगह हैं, पटना हुआ, आरा हुआ, बक्सर हुआ, ये सब जो पटना नदी के किनारे जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे ये मानचित्र है आपका, मैं रफ बना रहा हूँ, कोई मजाक नहीं बनाएगा। तो ये वाला जो इलाका हुआ ये गंगा नदी का क्षेत्र है, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। इसका बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो जलवायु के अनुसार भी वनस्पति खिलेगा। जैव पदार्थ मतलब कैसे कैसे पदार्थ हैं, ठीक है। इसको आप लोग को बस कॉपी में लिख लेना है। आइए अगले पेज पे ध्यान से समझते हुए चलिए। जो बेहतर तैयारी करेंगे उन्हीं का रिजल्ट बस बेहतर होगा, इतना हम जानते हैं। अब यहाँ पे आपको अंडरलाइन किताब में कर लेना है। ये एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन यहाँ से करता है। तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद एवं अपघटन की अन्य क्रिया भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में सहयोग करते हैं। मृदा निर्माण की जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन की भी अहम भूमिका होती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मृदा निर्माण में जैसे ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। अगर वही क्वेश्चन मृदा निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है 5 नंबर में पूछे, तब आपको ये वाला भी पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर में पूछे तो वहीं तक, समझ गए हर एक चीज। ये सब जानते ही हैं। तापमान क्या है, प्रवाहित जल मतलब बहता हुआ जल, पवन यानी हवा, हिमनद ग्लेशियर, अपघटन की अन्य क्रिया मतलब पृथ्वी पे जितने भी चीज हो रहे हैं उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक मृदा निर्माण से हो सकता है जो जमीनी सतह से है। ओके, आइए अगला हेडिंग दीजिए, मृदा के प्रकार एवं वितरण, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल एंड देयर टाइप्स। भारत के उच्चावच भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पति में पर्याप्त विविधता पाई जाती है, जिसकी वजह से 6 प्रकार की प्रमुख मृदाएं विकसित हुई हैं भारत में, ठीक है। भारत का बात हो रहा है। कितने प्रकार का मिट्टी, 6 प्रकार का। लेकिन जब आप लोग आगे जब जाएंगे तो ये 8 प्रकार का हो जाएगा, लेकिन अभी आगे आप लोगों को जाना नहीं है, तो इसलिए आप लोग कितना पढ़ेंगे, 6 प्रकार का ही पढ़ेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है, जलोढ़ है, काली मृदा है। ये 2 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड यानी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड इससे प्रश्न पूछता है। आइए जलोढ़ मृदा हेडिंग दीजिएगा। यहाँ समझ गए ना। यहाँ आपको सबसे पहले हेडिंग देके मिट्टी के प्रकार के बाद ये जो अंडरलाइन करवाए हैं उसको लिख लेना है। कहाँ तक, यहाँ तक, विकसित हुई तक। उसके बाद पहला नंबर हेडिंग दीजिएगा जलोढ़ मृदा। अब इसके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। चलिए तो बजरंग बली का नाम लेके जलोढ़ मृदा के बारे में शुरू करते हैं। जय बजरंग बली। चलो पढ़ल जा।
यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मिट्टी पाया जाता है वो कौन सा है? जलोढ़ मृदा। ये कहाँ है? तो उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ मृदा से निर्मित होता है। अंडरलाइन करते चलना जहाँ जहाँ कर रहे हैं। जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से, निक्षेप मतलब जो बहा कर लाया गया है मिट्टी पानी के साथ, उसको बोलते हैं निक्षेप से बना है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें अंडरलाइन थोड़ा ज़्यादा होगा। राजस्थान और गुजरात में भी एक संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। अब आप बोलेंगे सर राजस्थान में तो सूखा है। देखो राजस्थान के मात्र 6 ऐसे जिले हैं जहाँ रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो पूरा राजस्थान में रेगिस्तान नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बताए थे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.4 हेक्टेयर करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैला हुआ है। कितना? तो 6.4 हेक्टेयर पे, 6.4 करोड़ हेक्टेयर पे। बाप रे बाप, मार हो जाएगा एकदम। आओ अगला पेज पे। जलोढ़ मृदा का गठन जो है अंडरलाइन कर लेना, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर भूरा रंग का होता है। ठीक, रंग कैसा होता है? तो धुंधला से लेकर भूअर रंग के, भूअर, भूअर है हाँ ठीक। अब यहाँ पे इसको पढ़ लेना है। तो यहाँ से उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो सबसे ज़्यादा ये है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, पुराना और नवीन। क्वेश्चन आ जाएगा आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। कौन कौन? नया पुरान का, यानी पुराना और नया। अब देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा। पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसे बांगर कहते हैं। और बांगर की तुलना में नवीन जल में महीन कण पाए जाते हैं, जिसे खादर कहते हैं। मतलब खादर कौन? जिसमें महीन कण है। और उसके बाद पहला कहा गया जी बांगर, जिसमें कंकड़ एवं बाजरी मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज में है। और ये दोनों किसके रूप हैं? तो जलोढ़ मृदा के रूप हैं। ठीक है। अब खादर में बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है, ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। पूरा यहाँ से लेके आयु से लेकर है तक अंडरलाइन कर लेना है। ओके। अब जो मिट्टी नदी के किनारे होगा वो उपजाऊ होगा नहीं, बस बना के भी लिख सकते हो इस चीज़ को। आओ, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व की प्रधानता होती है। प्रधानता का मतलब भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है। नाइट्रोजन और जैव पदार्थ के जगह पे आप यहाँ ह्यूमस भी ध्यान में रखिएगा। ह्यूमस की कमी होती है। किस किस चीज़ की कमी होती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस। कौन कौन होता है? तो पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर। अब आ जाइए नीचे वाले दूसरे टॉपिक पे। देखिए ये वही चीज़ है, बिना मतलब का। यहाँ पे हम आपको टाइम नहीं लेंगे कि अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। आपको पता ही है कि नदी के किनारे जो मिट्टी होता है वो उपजाऊ होता है, और उपजाऊ होने के कारण खेती होता है मस्त एकदम। तो इस बिना मतलब का क्या हम टाइम पास करें आपके साथ। दूसरा हेडिंग दीजिए काली मृदा। इसमें आइए अंडरलाइन करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काली मृदा का रंग काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव है, लौह यौगिक के कारण होता है। ठीक। अब बहुत लड़के कंफ्यूज करते हैं, यहीं पे कुछ दूसरा चीज़ मार देते हैं। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। क से काला, क से कपास। ठीक। इसी को बोलते हैं रेगूर मिट्टी भी, जो ऑब्जेक्टिव में हम करवा चुके हैं। ठीक है। इसे जिस कारण से इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ओके। अब नीचे आना, ये खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश, दक्कन का पठार जो क्षेत्र है उधर ही ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आओ आगे देखते हैं, अपने आप आ जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम बता ही रहे हैं। दक्कन महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। देखो कोई भी मिट्टी है, क्या उसका खासियत है, कहाँ तक फैला है, उसके बाद क्या उसमें उपस्थित है, क्या अनुपस्थित है, मतलब क्या है क्या नहीं है, कहाँ पाया जाता है। 3-4 पॉइंट ही आपको याद करने हैं। ओके। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुर भी है। देखो आइए क्या, किसका? काली मृदा का नाम क्या है? रेगुर। ओके। एल्युमिनियम की वजह से
एल्युमिनियम के ऑक्साइड की वजह से इसका जो रंग है वो कैसा होता है, काला। किसके खेती के लिए सबसे ज़्यादा मतलब उपयोगी माना जाता है, तो कपास। याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। अब नीचे आते हैं, अंडरलाइन कीजिएगा। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ये हम पार्ट 2 में भी आपको पार्ट 1 में जब संसाधन वाला पढ़ा रहे थे, ऑब्जेक्टिव जब बता रहे थे, ऑब्जेक्टिव में रेगुर वाला क्वेश्चन आया था, तो उसमें बताए थे कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, मतलब भरा रहता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आ जाना है, किंतु गीली होने के साथ ही यह चिपचिपी हो जाती है, जिससे जोतना संभव नहीं हो पाता है। चिपचिपा हो जाने के कारण इसको जोतना संभव नहीं है, क्योंकि धंस जाएगा उसी में, फिर निकालेंगे तो माटी भी निकल जाएगा। अतः मानसून के प्रथम बौछार से इसकी जुताई कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद इसके अतिरिक्त इसमें गन्ना, प्याज, गेहूं और फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। तो कौन से मिट्टी किस क्षेत्र में फैला है, क्या उसका विशेषता है, ओके, किस फसल के लिए उपयोगी है। 3 से 4 पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेने हैं। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, लाल एवं पीले मिट्टी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अंडरलाइन करवाएं उसको बस देखना है आपको, ठीक है। और जो जहाँ जितना इम्पोर्टेंट है हम करवा ही रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि इस मृदा लोहांश के कारण इसका रंग लाल होता है। जो लाल मिट्टी है उसमें लौह की उपस्थिति यानी लोहांश की उपस्थिति के कारण इसे लाल कलर का हम लोग देख पाते हैं। लेकिन जल योजन के पश्चात, मतलब जैसे ही वो जल धारण कर लेता है, तो यह मृदा पीले कलर का हो जाता है। आई दादा गंगाधर शक्तिमान। मूल रूप से यह ग्रेनाइट नीस रेवेदार अग्नि चट्टान के विघटित रूपांतरित होने से बना है। तो कैसे बना है, तो विघटित होने से बना है। किसके, तो ग्रेनाइट नीस अग्नि चट्टान कितने तरह के होते हैं हमको कमेंट में बाद में बता दीजिएगा, वीडियो खत्म होने के बाद। ये होमवर्क है। अब आपको नीचे आना है। लाल एवं पीली मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, ये वाले क्षेत्र यहाँ से तक अंडरलाइन कर लीजिए। कहाँ कहाँ, दक्षिण पूर्व भारत, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय, इन सभी क्षेत्र में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा, उर्वरकों का उसकी उत्पादकता को बढ़ाई जा सकती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक वही चीज़ है, कहाँ पाया जाता है, क्या कमी है, क्या इसकी विशेषता है, और इसमें कौन से फसल उगाए जाते हैं। ये 3 से 4 पॉइंट ही आपको देखने हैं, पूरा इतिहास नहीं याद करना है। आइए, लेटराइट मृदा, इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बताया जाएगा, उसको ध्यान से सुनते रहिए। कि लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। को ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया कि लेटराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा। तो ग्रीक भाषा कौन था, तो लेटर, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट। ईंट, चिमनी, देखते हैं चिमनी बनता है, तो चिमनी वाला जो ईंटा होता है वह किस मिट्टी से बनता है, कमेंट में बताइएगा वीडियो खत्म होने के बाद। अभी नहीं, अभी पढ़ाई कीजिए। इस प्रकार के मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। ठीक, कहाँ हुआ है, तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, और जहाँ तापमान भी अच्छा खासा प्राप्त होता है। यह मृदा तीव्र निक्षालन यानी लीचिंग, अब आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कि लीचिंग क्या होता है। सॉइल लीचिंग कीजिएगा, लीचिंग केवल कीजिएगा तो लीची आ जाएगा, लीची खाने वाला, और आपको वहां से देख लेना है। ओके, लीचिंग का परिणाम है जिसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। कैसी होती है, नगण्य। नगण्य का मतलब न के बराबर। अब आइए नेक्स्ट लाइन, एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके कारण लाल होता है, तो एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका भी रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। तो सर जो लाल कलर का मिट्टी था वो कैसा होता है, तो वो भी लाल होता है। अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि ये तापमान ज़्यादा होगा जहाँ, जहाँ ज़्यादा बारिश होगा उसी क्षेत्र में ये पाया जाता है। लेकिन लाल और जो पीली मृदा थे, दूसरा नंबर वाला जो, तीसरा नंबर वाला जो था, उसको मैंने क्या बताया, वो तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो अंतर बस यही है। ओके, आइए इसको देखते हैं कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ी में लेटराइट मृदा का विस्तार है। ठीक है, इसका भी है, लेकिन जहाँ तापमान
और वर्षा, कुछ न कुछ तो अंतर है, तभी तो ये अलग है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा से कॉफी का उत्पादन किया जाता है। अब आप लोग देखते ही हैं तापमान उधर तमिलनाडु और केरल में इस प्रकार की मृदा से काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है, तो लेटराइट मिट्टी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 5 नंबर, मरुस्थलीय मृदा। देखिए मरुस्थल शब्द से ही हेडिंग दे दीजिएगा, मरुस्थलीय मृदा, और संकेत हो ही गया कि वह कहाँ पाया जाएगा, जहाँ मरुस्थल होगा। अब मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान वाले क्षेत्र में। अंडरलाइन कीजिएगा, इस प्रकार की मिट्टी लंबी, शुष्क, अल्प वर्षा मतलब कम जहाँ पानी होता है, ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ओके, उसके बाद बलुई मिट्टी कहाँ होगा, राजस्थान में ना, भारत में एक है, और कहाँ है, गुजरात के कच्छ वाले में है, लेकिन उतना नहीं है। इस मृदा का रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है, इसका भी है ध्यान रखना। इस प्रकार की मृदा पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। बस, इससे आगे नहीं लिखना है। हाँ, एक लाइन यहाँ पे, कपास, चावल, गेहूं के लिए भी यह उत्पादन किया जाता है इस प्रकार के मृदा में। इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिखना है, जो भी अंडरलाइन कराए हैं यहाँ पे। मरुस्थलीय मृदा 5 नंबर। ओके, आते हैं 6ठे नंबर पे, पर्वतीय मृदा। नाम से ही आपको पता चल गया कि ये मृदा कहाँ पाया जाएगा, तो जहाँ पर्वत होगा। आइए, इस प्रकार की मृदा प्रायः पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, जब पर्याप्त वर्षावन पाए जाते हैं, यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है। यह नदी घाटी में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भाग में मोटे कण वाली अपरिपक्व मृदा के रूप में पर्वतीय भाग में पाई जाती है। ठीक है, ये वाला नहीं करना है, पाई जाती है, बस यहाँ पे अंडरलाइन कर, पाई जाती है। ओके, उसके बाद नीचे वाले लाइन में आपको आ जाना है। घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्र में, विशेषकर नदी, सोपान और जलोढ़ पंखों में ये मृदा उपजाऊ होती है। यहाँ ढलानों पर फलों के बागान, ठीक है, जैसे पहाड़ी इलाका में जाएंगे ना तो फल और ज़्यादा होता है, एवं नदी घाटी में चावल, आलू का लगभग सभी क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। आप उत्तराखंड में चले जाएंगे तो सीढ़ीदार खेती बताए थे, तो वहाँ पे भी गेहूं उत्पादन होता है, पानी को रोक रोक के, सीढ़ी नुमा खेती उसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना रहने देते हैं। पार्ट 1 था, पता ही है आपको। और ये एक मैप है, आपके किताब के पेज नंबर 21 में दिया हुआ है, कौन सा मिट्टी कहाँ है। देखिए कैसे देखा जाता है। देखिए पर्वतीय मिट्टी का किस कलर का है, तो काला, जलोढ़ सफ़ेद, लाल और पीला लाल। तो जहाँ जहाँ ये साइन बना है, जैसे काला है, तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। जलोढ़ वाला कौन है, तो देखिए ये गंगा नदी का जो क्षेत्र बताए थे यहाँ पे। तो ऐसे करके मैप भी देखना आप लोग सीख जाइए। ओके, तो पार्ट 1 इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, होमवर्क सुन लीजिए, उसके बाद भागने के चक्कर में पड़िएगा। सब चीज़ करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर हो या ऑब्जेक्टिव हो, सब करवाएंगे। आपको पता है कि क्लास 9 से क्लास 12 तक हम लोग इस चैनल पे पढ़ाई होता है, और अभी आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पढ़ाई भी हो जाए और बोझ भी ना लगे। अगस्त के बाद से अगस्त से पढ़ाई एकदम रफ्तार पे आ जाएगा, और 1000 ऑब्जेक्टिव मेरे तरफ से आपको अलग से जो चैप्टर वाइज करवा रहे हैं वो तो होगा ही, उसके अलावे अलग से 1000 ऑब्जेक्टिव केवल क्लास 10 के लिए ही नहीं, 9, 10 और 12 जितना भी 3 एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, उसके लिए। अब 11 वालों का अभी जो विवाद चल रहा है कंप्लीट हो जाने दीजिए, तब हम लोग बात करेंगे। अभी जो फिलहाल है उस पर हम लोग देखते हैं। तो आपको उसके लिए करना क्या है, तो पहले मेरा मदद कर दीजिए शेयर करके, और पढ़ाई करना है तो सब्सक्राइब और लाइक। उसके बाद ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, कुछ बात करना होगा तब इंस्टाग्राम। ओके, तीनों सोशल मीडिया लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, मृदा का संरक्षण क्या है, क्यों जरूरी है क्या नहीं है, हर एक टॉपिक को पूरे विस्तार में जैसे इसमें पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट लाइन कवर करते हुए उसको भी वैसे ही पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।